नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश मौजूद रहेंगे। नदीची हॉल में यूके पार्टनर कंट्री सेशन आज होगा। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस दौरान शामिल रहेंगे। इसके साथ ही एक्साइज एंड शुगर इंडस्ट्री विषयक चर्चा होगी। चर्चा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। ई मोबिलिटी व्हीकल एंड फ्यूचर मोबिलिटी पर संगोष्ठी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने विचार साझा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तीसरा दिन है और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर। देवेंद्र, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का तीसरा दिन है और ऐसे में पहली बार राष्ट्रपति मुर्मू भी आज उत्तर प्रदेश की लखनऊ पहुंच रही हैं। क्या कुछ उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि आज राष्ट्रपति महोदया है मुर्मू जी, वो यहाँ मौजूद, द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में मौजूद रहेंगी। उनकी तैयारियों के लिए अगर बात की जाए तो उनकी तैयारियों को लेकर जो आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति चल रही थी समिट, उसमें इसकी शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, लेकिन आज तीसरा दिन है, इसका समापन है। समापन में यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा इसका समापन किया जाएगा। तो वही बता दें, अगर सुरक्षा व्यवस्था की देखा जाए तो इनकी स्वागत की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ में ले रखी है, क्योंकि मामला राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो वही नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए शाम को उपस्थित होंगे। इसके अलावा उनके अलावा केवल राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल वो वहां मौजूद होगी और किसी को उपस्थित रहने की अभी परमिशन नहीं दी गई है। और इसके बाद जब राष्ट्रपति महोदय लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, एयरपोर्ट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के फ्लीट के साथ वो प्रोग्राम स्थल वृंदावन योजना पहुंचेंगे, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच का जो रूट डाइवर्ट किया गया है एयरपोर्ट से लेकर वृंदावन योजना तक, वो पूरा रूट उस दौरान ब्लॉक किया जाएगा। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशासन ने जो था उस एरिया के जितने स्कूल थे वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई। यानी पिछले जो 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा था, आज तीसरा दिन है, तो 3 दिनों तक स्कूल की उस एरिया के सारे स्कूल की जो छुट्टियां पहले से कर दी गई थी। तो वही प्रोग्राम की अगर बात करें तो तकरीबन जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति है उसका 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और इस कार्यक्रम के पहले ही कार्यक्रम जो सेक्शन वाइज कार्यक्रम रखे गए, 3 सेक्शन के प्रोग्राम होंगे, जिसमें कि पहले सेक्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद होंगे, वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित होंगे। ये पहले सेक्शन में कुछ कार्यक्रम है जिनमें ये 3 मंत्री जो शिरकत करेंगे। तो वहीं अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें, जो कि 11:45 पे वो सेक्शन शुरू होगा और 1 बजे तक सेक्शन चलेगा। इसमें बता दें कि केंद्रीय मंत्री है हरदीप पुरी, वो उपस्थित होंगे। तो वहीं दूसरे एक और अनुराग ठाकुर है, वो भी उपस्थित होंगे। धर्मेंद्र प्रधान है, वो भी उपस्थित होंगे। ये दूसरा सेक्शन में आप खत्म हो जाएगा और तीसरा सेक्शन जो शुरू होगा वो 2 बजे से 3:30 बजे से तीसरा सेक्शन शुरू किया जाएगा। तो वह तीसरे सेक्शन की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मौजूद होंगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री है इंद्रजीत सिंह, वो भी इसमें मौजूद होंगे। यानी देखा जाए तो 3:30 बजे करीब जो 3 सेक्शन तैयार किए गए थे वो सेक्शन के हिसाब से खत्म कर दिए जाएंगे। 3:30 बजे के बाद जो मेन समापन का कार्यक्रम होगा उसमें राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी वो उपस्थित होगी और कार्यक्रम में शिरकत करेगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान एक चीज का बहुत महत्व ध्यान दिया जाएगा कि जो पासेज इशू किए गए हैं केवल उन्हीं को ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, बाकी किसी और को नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के मामले में सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और राजधानी में किसी तरह की कोई कमी अगर होती है तो कहीं ना कहीं लखनऊ की एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से आज कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तीसरा दिन है, आज 2 दिन बीत चुके हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। 2 दिन बीत गए हैं, ऐसे में कितना निवेश अब तक उत्तर प्रदेश को मिल चुका है आने वाले दिनों के विकास के लिए? जी, अगर निवेश की बात करें तो अब तक बता दें कि इसमें लगभग 16 देशों के लोग शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि 340 कंपनियों का निवेश प्रदेश को मिल चुका है। वही अभी तक जो अनुमान बताया जा रहा है लगभग 30,000 करोड़ के एवं का निवेश पूरा मिलने के चांसेस है। और आज की तारीख, आज
आज का जो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो तीसरे दिन में का निवेश भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो फाइनली निवेश कितना प्रदेश को मिल रहा है वो आज शाम को क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी क्लियर करना थोड़ा सा टफ होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश को टोटली कितना निवेश मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो 16 देश इस ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में शामिल हुए, जिसमें कि 340 कंपनियां खोली जाएंगी। अगर 340 कंपनियां प्रदेश में किसी भी हिस्से में खोली जा रही हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो कल हमने देखा था किस तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए थे। गरीबों की उन्होंने बात की थी, बेरोजगारी की उन्होंने बात की थी। आज की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वो चर्चा कर सकते हैं आज? देखिए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ नितिन गडकरी ने भी की, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की और खुद अमित शाह ने भी की। जी। उनका दरअसल सबका तारीफ करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रदेश में यदि किसी ने कुछ किया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ एक चीज के लिए बहुत फेमस है, वो भी कि सख्त निर्देश को लेकर, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, भू माफियाओं को लेकर हो, एंटी करप्शन को लेकर हो, या फिर किसी भ्रष्टाचार को लेकर हो। मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह से जो सख्त एक्शन लिए गए हैं उस एक्शन के कहीं ना कहीं परिणाम भी सामने को आने को मिले हैं, क्योंकि उस घटना को दोबारा रिपीट वो नहीं हुई है। आप एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि लखनऊ में हर बार कहीं ना कहीं छोटा मोटा दंगा फसाद होता रहता था, लेकिन इस बार के दंगे मुख्यमंत्री की भाजपा की सरकार आई थी उसमें जो पहला दंगा हुआ था तो मुख्यमंत्री द्वारा जो एक्शन लिया गया था वो सच में काबिल तारीफ एक्शन रहा है। उसमें जो भी नुकसान हुआ था वो दंगाइयों से वसूला गया था और उनके परिवार, उनके घर की कुर्की की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के एक्शन लेने से दोबारा जो था वो दंगा अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ, ना छोटा ना कोई बड़ा। तो वहीं अगर गैंगस्टर्स की बात करें या किसी अपराधी मामले की बात करें तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री द्वारा छूट मिली है कि उनको पकड़ कर सीधे उन्हें दंडित किया जाए, उनको जेल पहुंचाया जाए और जरूरत पड़ी तो ठोक दिया जाए, उस वक्त काफी चर्चा में चला था ये ठोकना शब्द। लेकिन इसके चलते धीरे धीरे क्राइम का ग्राफ भी काफी हद तक कम हो गया है, बड़े बड़े माफिया है सब शांत बैठ गए। तो इस तरह के बड़े निर्णय से, फैसले से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो छवि बनी थी गैंगस्टर वाली छवि कि कहीं भी किसी को भी लूट लिया जाता था, वसूली कर ली जाती थी, वो छवि खत्म हो गई है। इसी के चलते, मेन इसी के चलते ही बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में आ रहे हैं और यूपी में आकर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनियां डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यूपी में भाजपा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे संरक्षक है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी एक मिसाल बनता जा रहा है, दुनिया को राह दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बता दें आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जो तीसरा दिन और ऐसे में कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सबसे अहम बात जो ये है, आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लखनऊ पहुंचेंगे। आज पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे और इन्वेस्टर समिट में आज शिरकत करेंगी। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से मिल रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम रहने वाले। राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रायपुर से आरंग के लिए आज वो रवाना होंगे। आरंग के कठिया में कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनवा कुर्मी समाज के अधिवेशन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद 5 बजे रायपुर वापस लौट जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल आरंग विकासखंड के ग्राम कठिया में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज चंद्रपुरी राज के अधिवेशन में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 12 फरवरी यानी कि आज दोपहर 3:10 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान कर दोपहर 3:25 पर आरंग विकासखंड के ग्राम गठिया पहुंचेंगे और वहां स्वर्गीय श्री राम रतन वर्मा स्मृति सभा स्थल में दोपहर 3:30 से आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज चंद्रखुरी राज के अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम पश्चात शाम 5 बजे रायपुर लौट जाएंगे। ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता नदीम की ओर। नदीम, सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम रहने वाले और ऐसे में आज आरंग के कठिया में भी जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वहां पर भी वो शामिल होंगे, और इसे लेकर और क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो राजधानी रायपुर
के साथ ही आरंग के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंदखुरी राज के कठिया गांव में आयोजित मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। लगभग 3:10 पर राजधानी रायपुर से वो निकल के वो आरंग से कठिया गांव पहुंचेंगे। वहां लगभग 3:30 बजे जो है कठिया गांव में मनवा कुर्मी समाज के चंदखुरी राज के महाअधिवेशन में जो है वो शामिल होंगे। उसके बाद जो है शाम 5 बजे राजधानी रायपुर जो है वो वापस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लौट जाएंगे। अमृता, चलिए बने रहिए हमारे साथ नदीम, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, इसके बाद रायपुर से आरंग के लिए वो रवाना हो जाएंगे। आरंग के कठिया में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मनवा कुर्मी समाज के अधिवेशन में भी शिरकत करेंगे और उसके बाद 5 बजे वापस वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर आज 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा रहेंगी। अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। कुमारी शैलजा कार्यस्थल का भी निरीक्षण करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है और ऐसे में 14 से 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा महाधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। साथ ही जो कार्यस्थल होगा वहां पर पहुंचकर वो निरीक्षण भी करेंगी। अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगी कि महाधिवेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता नदीम की ओर। नदीम, महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस की तैयारियां काफी ज्यादा तेज दिख रही हैं, ऐसे में अब शैलजा भी पहुंच रही है छत्तीसगढ़, क्या कुछ जानकारी? छत्तीसगढ़ में 24, 25, 26 3 दिवसीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। जहां जो है तरह तरह की तमाम समितियां जो है वो गठित कर दी गई है, उसकी जिम्मेदारी वह यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद जो सभा स्थल है जहां महाअधिवेशन होना है वहां पर की भी तैयारियां जोरों पर है। बीच में जो है राष्ट्रीय एआईसीसी के मेंबर जो है महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ तारिक अनवर महासचिव और कोषाध्यक्ष जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, कहा क्या व्यवस्था होगी, डोम की व्यवस्था, क्योंकि टेंट सिटी का निर्माण यहाँ पर होना है। टेंट कहाँ लगेगा, सभा स्थल कहाँ होगा, आखिरी जो सभा होनी है वो बेहद रूप से होनी, उसकी तैयारी की जो है समीक्षा की थी। अब उसके बाद लगातार जो है छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा इसकी समीक्षा कर रही है और अब 2 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ में आ रही है। वो 14 फरवरी को लगभग दोपहर 1:35 से इंडिगो की विशेष विमान से नई दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंचेगी और राजधानी पहुंचने के बाद जो है वो तैयारी की समीक्षा करेगी। तैयारी की समीक्षा के साथ ही कार्यस्थल का निरीक्षण भी करेगी। वही 15 फरवरी को महाधिवेशन की जो तैयारियों के लेकर के जायजा लेगी। जो सभा स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, महाधिवेशन स्थल है, उसका निरीक्षण भी जो है करने वाली है। साथ ही विभिन्न जो है बैठकें करने वाली है। विभिन्न बैठकों के साथ महाअधिवेशन की तैयारियां कहां तक पहुंची है, कितनी जल्दी पूरी करें, क्योंकि 24, 25, 26 वक्त जो है वो करीब है और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। अब इसको लेकर के जहां राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आकर जायजा ले रहे हैं, वहीं अब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय रहेगी। महाधिवेशन की तैयारी की जायजा समीक्षा बैठक, विभिन्न कमेटियों की बैठक जो है वो यहाँ पर लेगी। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं 25 और 26 तारीख काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। अधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आज इसी के तहत कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अब 14 से 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और महाधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, बैठक लेंगे, फीडबैक लेंगे अधिकारियों से। इसके साथ ही कुमारी शैलजा कार्यस्थल भी जाएंगे, जहां पर वो पहुंचकर मौके पर निरीक्षण करेंगे कि क्या कुछ तैयारी अब तक हो चुकी है और जो भी खामियां होंगी उसे अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, वो पूरी तरह से पूरी की जाए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर सहायक शिक्षकों का आज प्रदर्शन जारी रहेगा। क्रमिक हड़ताल करेंगे प्रदेश के सहायक शिक्षक। वेतन की संगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार से सहायक शिक्षक स्कूलों में भी प्रदर्शन करेंगे, हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कराएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन अब भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता नदीम क्यों। नदीम, कल हमने देखा था किस तरह से सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू किया था और झूमा झटकी भी देखने को मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर प्रदर्शन का जारी है। क्या लगता है, क्या सरकार अब सुध लेगी शिक्षकों की?
देखिए सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जो हड़ताल था वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो प्रदर्शन है, जो अपनी बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन है, वो जारी रहेगा। बच्चों का के भविष्य को ध्यान में को लेकर के जो है सहायक शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि बच्चों के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और एग्जाम का समय, परीक्षा का समय, ऐसे समय में हड़ताल जो है वो खत्म करके जो है वो सांकेतिक रूप से, क्रमिक रूप से जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। राजधानी रायपुर के में भी जो है वो प्रदर्शन जारी रहेगा, पूरे प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन जारी रहेगा और शिक्षक अब काली पट्टी लगाकर स्कूलों में जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे और इसका विरोध जो है वो करेंगे। इनकी मुख्य मांगे हैं जो वेतन विसंगति को लेकर के ये लगातार हड़ताल पर थे और जो है अभी तक के सरकार और प्रशासन तरफ से कोई सुध और जवाब नहीं मिलने से जो है इन्होंने सीएम हाउस का कल घेराव किया और सीएम हाउस घेराव के बाद इन्होंने अपने हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया है। लेकिन क्रमिक हड़ताल जो है इनकी प्रदर्शन है वो जो जारी रहेगा, काली पट्टी लगाकर स्कूलों में जो है बच्चों को अमृता ये पढ़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पढ़ाई जारी रहेगी, काली पट्टी बांधकर जो सहायक शिक्षक है वो पढ़ाई कराएंगे और लगातार हम देख रहे हैं हड़ताल तो खत्म हो गई लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी है। क्या लगता है नदीम, अगर इसी तरह से नाराजगी शिक्षकों की रही तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जो है 1,09,000 जो है वो शिक्षक जो है वो सहायक शिक्षक है और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा परिवार और परिवार से जुड़े तमाम रिश्तेदार, तो एक बड़ा नुकसान होने का आदेश है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट सत्र में जो सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की मांग है उसको कहीं ना कहीं पूरी की जा सकती है। इसके साथ ही क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम कर्मचारी संगठन की बात करें, शासकीय कर्मचारियों की बात करें, वो अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर जो है जा रहे हैं क्योंकि आने वाला सरकार का आखिरी बजट होगा, इसके बाद चुनाव पे जाएगी सरकार और चुनाव से पहले उम्मीद की जा रही है क्योंकि आने वाले बजट से कि तमाम लोगों के वादे और इरादे जो है वो पूरी कर ली जाए ताकि सरकार को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सरकार दोबारा सत्ता पे काबिज होनी चाहती है। इसका ख्याल रखते हुए ये अब उम्मीद की जा रही है कि तमाम लोगों की मांगे जो है वो आने वाले बजट में जो है वो पूरी करेगी या घोषणा करके उनको संतुष्ट भी करने की कवायद यहाँ पर अमृता करेगी, ये उम्मीद की जा रही है। नदीम, देखने वाली बात होगी आखिर आगे आने वाले समय में सरकार क्या कुछ फैसला लेता है। बने रहिए हमारे साथ नदीम, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें आज सहायक शिक्षकों की जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और कल भी काली पट्टी बांधकर जो विद्यार्थी उनकी पढ़ाई खराब नहीं होने दी जाएगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा और ऐसे में जो विरोध है लगातार बढ़ता जा रहा है सहायक शिक्षकों का। देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ अहम फैसले ले सकती है आने वाले दिनों में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर बीजेपी का मोर आवास मोर अधिकार अभियान शुरू है। 7800 पंचायतों में 6 लाख बेघरों तक भाजपा पहुंची है। आवास के लिए अब विधायकों को घेरने की तैयारी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता नदीम को। नदीम, जिस तरह से बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला रही है, लोगों से जानकारी ले रही है, घर घर पहुंच रही है, क्या लगता है कि अब बीजेपी का ये एजेंडा, बीजेपी का ये पैंतरा आने वाले चुनावों के लिए सफलता दिला पाएगा? देखिए अमृता, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के प्रदेश में सियासत जारी है और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। इसके तहत जो है मोर आवास मोर मकान योजना का बयान चला रही है, जिसमें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को मकान आवंटित हुआ है क्योंकि यहाँ पर केंद्रांश और राज्यांश को लेकर के विवाद जारी है। केंद्र ने अभी तक जो है वो केंद्र का जो अंश है वो जारी नहीं किया है और छत्तीसगढ़ राज्य ने जारी कर दिया था। बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी भी दी थी। हालांकि ये दोनों के बीच जो है केंद्र और राज्य के बीच पीएम आवास को लेकर के ठनाठनी जो है चल रही है, दोनों के बीच सियासत जारी है। एक और कांग्रेस ने पीएम आवास के लिए केंद्रांश से जारी होने की बात नहीं करते हुए कहा कि हमने तो अपना अंश जारी कर दिया है, केंद्र से ही राशि जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी अब घर घर पहुंच रही है। लगभग 7,81,999 जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित करना था और इसको स्वीकृति केंद्र से मिली थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है उन लोगों से फॉर्म भरवा करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जो है पत्र लिख रही है और इसकी अगली कड़ी में जो है वो कांग्रेस विधायकों के
को घेरने की तैयारी में है, उनके आवास को घेरने की तैयारी की रणनीति जो है बीजेपी ने बनाई है। और जहां बीजेपी के विधायक है वहां जिला मुख्यालय को घेर करके इस मुद्दे को भिड़ाने की कोशिश बीजेपी जो है वो करने वाली है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा मुद्दा छत का हो जाता है, क्योंकि गरीबों को और जिनका छत नहीं उनके लिए एक बड़ा सहारा प्रधानमंत्री आवास योजना होता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने में लगी, एक बड़े प्रदर्शन के जरिए आम जनता के बीच मैसेज और आने वाले चुनाव में उनको इस मुद्दे के जरिए साधने की कोशिश में जो है वो लगी हुई है। अमृता, देखने वाली बात ये होगी केंद्र और राज्य के बीच जारी रार के बीच आम जनता कब तक पिसते रहेगी और कब तक इस पे सियासत जो है वो जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। अमृता, बिल्कुल नदीम, देखने वाली बात होगी सियासत कब तक ये जारी रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में क्या लगता है अब बीजेपी भी लगातार कांग्रेस और प्रहार कर रही है और इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि युवा हैं जो कहीं ना कहीं वो भी उनसे काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं? नुकसान तो दोनों तरफ है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस जो है केंद्र की मोदी सरकार को इसके जिम्मेदार ठहराती है, वहीं जो है विपक्ष जो है वो राज्य सरकार को दोषी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर रियलिटी पे अगर देखें तो राज्य और केंद्र के बीच जो केंद्रांश को लेकर लगातार जो है वो रार जारी है, और इसके लिए जो है राज्य ने अपना कुछ हिस्सा जो है बीच में जो है वो पिछले दिनों जारी किया था। अब केंद्र से कितनी राशि इसको मिली है, राज्य का कितना राशि का आंकड़ा है, ये तो आंकड़े ही जो है अपने आप में कहने के लिए काफी है। अमृता, लेकिन इनके बीच जनता, आम जनता पिसती हुई नजर आती है, जिनको छत की आवश्यकता होती है उनको छत नहीं मिल पाना एक बड़ा मुद्दा ये बनकर के जो है यहाँ पर उभर रहा है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है या कांग्रेस को कितना नुकसान। अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। बता दें आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी को इससे क्या कुछ फायदा होता है और कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान, क्योंकि जो गरीब जनता है वो लगातार आवास को लेकर मांग कर रही है। और ऐसे कई लोग हैं, 6 लाख बेघर लोग हैं जिन्हें अभी भी जो आवास है वो नहीं मिले हैं, बेघर हैं। और आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा कि जो पीएम मोदी का सपना है वो किस तरह से बीजेपी की तरफ से पूरा किया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।